स्वागत है आप सभी का mahindraguru.com के इस वीडियो सेशन में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे एक एसटी पर अपने कंप्यूटर विषय में। देखते हैं किस एसटी नंबर पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, और जो इस एसटी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस एसटी का नंबर है ST12 SBI क्लर्क मेंस। देखिए, क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी और चुनिंदा क्वेश्चंस रखे गए हैं इस एसटी में। और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सामने आता है वो कौन सा है। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सामने आ रहा है एक सरल सा प्रश्न है। देखते हैं वो प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। एक डिस्क पर एक चक्र क्या कहा जाता है? मतलब हार्ड डिस्क की जो एक प्लैटर होती है उस पे जो एक चक्र होता है या एक सर्कल जिसे हम लोग कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में। आइए सबसे पहले हम अपने ऑप्शंस को इंपोर्ट कराते हैं और देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या है हमारे पास। सबसे पहला ऑप्शन जो यहां पर हमारे पास मौजूद है वो है सिलेंडर, दूसरा है ट्रैक, तीसरा आता है हेड, चौथा सेक्टर है, पांचवा है इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, बहुत ही जरूरी प्रश्न है क्लर्क पॉइंट ऑफ व्यू से, पीओ में भी अक्सर ये प्रश्न देखा गया है। तो देखते हैं सबसे पहला यहां पर जो ऑप्शन है क्या वो सिलेंडर सही आंसर है, जो दूसरा ऑप्शन है ट्रैक क्या वो सही उत्तर है, हेड क्या वो सही उत्तर है, सेक्टर सही उत्तर है, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा आंसर है, और मेरे हिसाब से इसके जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए, जी हां, जो कि आपके तरफ से भी मैं समझ सकता हूं, वो है ट्रैक। देखते हैं, जी हां, बिल्कुल सही उत्तर आपके सामने जो आ रहा है वो है ट्रैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमसे पूछता है कम से कम जूम प्रतिशत एमएस वर्ड में क्या होता है? द मिनिमम जूम परसेंटेज जो एमएस वर्ड में अवेलेबल होती है वो क्या है? क्या वो 10 है, क्या वो 5 है, क्या वो 1 है, क्या वो 3 है, क्या वो 7 है? क्या है वो मिनिमम जूम परसेंटेज जो अवेलेबल होती है एमएस वर्ड में? आइए जांचते हैं इसके ऑप्शंस को। सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शंस है उसमें है 10%, फिर है 15%, फिर है 25%, चौथा आता है 4% के साथ, और पांचवा आता है 3% के साथ। अब याद कीजिए, जब भी आपने एमएस वर्ड में कभी काम किया हो कि जब आप मिनिमम जूम परसेंटेज लेते थे तो क्या वो 10 आता था, 15 आता था, 25 आता था, 4 आता था, या फिर 3 आता था? जी हाँ, वो क्या आता था? वो आता था 10, और बिल्कुल सही उत्तर है आपका 10। आइए जांच लेते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर जो हमारे सामने आ रहा है वो है 10% या 10%। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमसे पूछ रहा है वो ये है कि डैश वेब पेज लेखन की मूल लैंग्वेज होती है, द बेसिक द डिफॉल्ट लैंग्वेज जिससे हम लोग एक वेब पेज को लिखते हैं। क्या वो सी है, क्या वो C++ है, PHP हो गया, क्या वो जावा है? कौन सी वो बेसिक या वो डिफॉल्ट लैंग्वेज है जिससे एक वेब पेज को लिखा जाता है? आप जानते होंगे इसके बारे में। आइए सबसे पहले अपने ऑप्शंस को जांचते हैं। हमारे सामने जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो है जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, दूसरा स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, तीसरा आता है नॉन स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, या फिर चौथा जो कि है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और सबसे आखिरी में जो हमारे पास आता है वो है इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसमें परेशान होने वाली कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो प्रश्न सिर्फ इतना पूछ रहा है कि पेज या वेब पेज लिखने के लिए डिफॉल्ट या बेसिक लैंग्वेज कौन सी होती है, और इसका सही उत्तर जो हमारे सामने आता है वो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसे हम लोग HTML के नाम से भी जानते हैं। आइए जांचते हैं इसके सही उत्तर। इसका सही उत्तर जो हमारे सामने आ रहा है वो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वो हमसे ये पूछ रहा है एक इंटीग्रेटेड सर्किट डैश होता है। देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट की चर्चा की गई है जिसको हम लोग IC के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन है एक इंटीग्रेटेड सर्किट डैश होता है। अब देखते हैं वो डैश में या वो जो रिक्त स्थान है वहां पर सही उत्तर क्या होगा। हमारे सामने जो हमारे ऑप्शंस आ रहे हैं वो है एक साधारण तार, मुझे ऐसा नहीं लगता, एक इंटीग्रेटिंग डिवाइस, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर बनाया हुआ एक IC, या फिर एक प्लास्टिक बोर्ड, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, क्या होता है एक IC? अगर देखा जाए तो वो एक छोटे सिलिकॉन चिप पर माउंट किए हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो सही उत्तर जो यहां पर आएगा हमारे सामने वो होगा एक छोटे सिलिकॉन चिप पर माउंट किए हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। आइए जांचते हैं इसका सही उत्तर, और सही उत्तर हमारे सामने आ रहा है एक छोटे सिलिकॉन चिप पर माउंट किए हुए बहुत से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमसे एक
जो पूछ रहा है वो एक बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न को आप लोग खुद ही पढ़ें और इसका उत्तर देने की कोशिश करें। जी हाँ, क्या है ये प्रश्न? ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, इस पर हम लोगों ने काफी बार चर्चा भी की हुई है। ये प्रश्न पूछ रहा है कि OSI मॉडल की या ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो है हमारा, जो एक नेटवर्क फ्रेमवर्क है, इसकी सबसे पहली लेयर या प्रथम, हाँ जी हाँ, प्रथम लेयर का नाम बताएं। अब क्या वो एप्लीकेशन लेयर है, क्या वो नेटवर्क लेयर है, क्या वो ट्रांसपोर्ट लेयर है, क्या वो DLL है, कौन सी प्रथम लेयर है आपके OSI मॉडल की? आइए सबसे पहले इसके ऑप्शंस को जांच लेते हैं और ऑप्शन जो हमारे सामने आ रहे हैं वो है फिजिकल लेयर, लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अब सही उत्तर क्या होना चाहिए? देखिए, फिजिकल लेयर सबसे पहली लेयर है। वो अलग बात है कि सबसे नीचे मौजूद होती है, मगर फिजिकल लेयर जो होती है OSI मॉडल की, उसको सबसे पहली लेयर का दर्जा दिया जाता है। सबसे बॉटम में मौजूद, सबसे नीचे मौजूद लेयर फिजिकल लेयर, जो फिजिकल लेयर पहली लेयर कहलाती है OSI मॉडल की। जब हम OSI मॉडल को पढ़ते हैं, ये बात बताना जरूरी है, जब हम OSI मॉडल को पढ़ते हैं तो हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, बॉटम टू टॉप अप्रोच कहा जाता है इसको इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इसका उत्तर जांच लेते हैं, उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर जो हमारे सामने आ रहा है वो है फिजिकल लेयर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सोर्स मॉडल का उदाहरण है? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका नाम आप सबने सुना होगा, इसको इस्तेमाल भी करते होंगे। अपने ऑप्शंस फेच करवा लेते हैं और फिर देखते हैं इसके सही उत्तर क्या होगा। क्या वो एक वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर है, क्या वो एक ओपन सोर्स है, क्या वो हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर है, शेयरवेयर है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर, क्या वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आइए सही उत्तर इसका जांच लेते हैं और सही उत्तर जो हमारे सामने आ रहा है वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम या ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहना ज्यादा उचित होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है वो भी एक आसान सा है, समझने की देरी है, उत्तर आपके सामने है। एक टाइम में एक फर्म के सभी ट्रांजैक्शन ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग कैश कहलाते हैं। सभी ट्रांजैक्शंस को ग्रुप कर लेना और फिर उसको प्रोसेस करना, इस प्रक्रिया को या इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? आइए अपने ऑप्शंस बुलवा लेते हैं और फिर देखते हैं। हमारे सामने जो ऑप्शंस हैं वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जी नहीं। बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, मेरे हिसाब से जो मुझे सही उत्तर दिखता है या जो सही उत्तर लग रहा है वो है बैच प्रोसेसिंग। लॉट में प्रोसेस किया जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। इकट्ठा कर लिया जाता है, उसके बाद प्रोसेस किया जाता है, इस प्रक्रिया को बैच प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। आइए इसका सही उत्तर जांच लें। इसका सही उत्तर जो आ रहा है वो है बैच प्रोसेसिंग। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी एक सरल सा है और वो हमसे पूछ रहा है वर्चुअल मेमोरी है। अब वो क्या है? आइए अपने ऑप्शंस मंगवा लेते हैं, अपने ऑप्शंस इंपोर्ट कराते हैं और ऑप्शंस भी देखते हैं। हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे CPU विस्तारित रैम की तरह प्रयोग करता है। वर्चुअल रैम या वर्चुअल मेमोरी रैम है, केवल आवश्यक अगर आप अपने कंप्यूटर में रैम नहीं है। फ्लॉपी डिस्क के लिए एक बैकअप डिवाइस, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, वर्चुअल मेमोरी की जब बात करते हैं तो इसको एक्सटेंडेड रैम के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर जो सही उत्तर मुझे लग रहा है वो है पहला वाला, और इसका सही उत्तर जांच लेते हैं। इसका सही उत्तर है, जी हाँ, इसका सही उत्तर जो हमारे सामने आ रहा है वो है हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे CPU विस्तारित रैम की तरह प्रयोग करता है या एक्सटेंडेड रैम की तरह उपयोग करता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है HTTP क्या है? HTTP एक स्टैंडर्ड है, एक प्रोटोकॉल है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, एल्गोरिथम है, कॉन्सेप्ट है, क्या है HTTP? अपने ऑप्शंस को इंपोर्ट करवा के हम इसको जांचते हैं। नेटवर्क है, नेटवर्क का प्रकार है, प्रोटोकॉल है, IP है, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, IP तो नहीं है, ये तो हमें भी मालूम है। नेटवर्क का प्रकार भी नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है, तो बचता है, जो शेष बचता है वो है प्रोटोकॉल। HTTP एक प्रोटोकॉल है। इसका सही उत्तर जांच लेते हैं। इसका सही उत्तर जो हमारे सामने आ रहा है वो है प्रोटोकॉल के रूप में। HTTP या इसका जो एडवांस वर्जन हमारे पास अवेलेबल है वो है HTTPS। ये दोनों ही प्रोटोकॉल्स
है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वो भी एक सिंपल सा है, रैम डैश का उदाहरण है। अब देखते हैं क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें है एक्सटर्नल, ऑक्सिलरी, इंटरनल, मेन, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए जब बात करते हैं रैम की तो सबसे जो सही मुझे लगता है वो है चौथा ऑप्शन जो कि है मेन। रैम मेन मेमोरी का उदाहरण है, या रैम को मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर जो हमारे सामने आ रहा है वो है मेन के रूप में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वो भी एक सिंपल सा ही है। हाँ, हालांकि काफी लंबा लग रहा है यहां पर देखने में ये प्रश्न, मगर सिंपल है। यह एक छोटी सी फाइल है जो जब आप कुछ वेबसाइटों को ब्राउज करते हैं तो वेब सर्वर स्वचालित रूप से आपके पीसी पर भेजता है, और वो फाइल्स में हमारे पास देखते हैं ऑप्शंस में क्या मौजूद है। हमारे पास है वेबसाइट, हमारे पास है हिस्ट्री, लिस्ट, कुकीज, या इनमें से कोई भी नहीं। अगर आप इस चीज को रेगुलर देते होंगे तो आपको मालूम होगा कि ये एक ऐसा प्रश्न है जो 2 या 3 एसटी पहले भी पूछा गया था। बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए उस फाइल का नाम होता है कुकीज। आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर हमारे सामने आ रहा है कुकीज के रूप में। कुकीज वो फाइल होती है जो वेबसाइट खुद ब खुद किसी भी वेब ब्राउजर को भेजती है जब आप उस वेबसाइट को ब्राउज करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है एनआईसी कार्ड का दूसरा नाम क्या होता है। पहली बात तो एनआईसी कार्ड क्या होता है, या एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है वो समझ लेते हैं। एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है वो भी जांच लेते हैं। ऑप्शन हम लेकर आते हैं, मॉडम, लैन कार्ड, इंटरनेट कार्ड, नेटवर्क कनेक्टर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखिए जब हम बात करते हैं एक लोकल नेम की तो यहाँ पे जो सही नाम आता है वो है दूसरे नंबर का जो कि है लैन कार्ड। इसका सही उत्तर जांच लेते हैं। इसका सही उत्तर हमारे पास आ रहा है लैन कार्ड के रूप में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वो भी एक आसान सा है, और जी हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। 2 या अधिक डिवाइसों के द्वारा मीडियम और इसके पाथ की साझेदारी, या जिसको लोग शेयर करना भी कहते हैं, को डैश कहा जाता है। देखिए ये भी 2 या 3 एससी पहले पूछा गया था। बहुत जरूरी प्रश्न है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। बहुत जरूरी है ये बात जानना कि ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं। आइए अपने ऑप्शंस देखते हैं, और ऑप्शन जो हमारे सामने आ रहे हैं वो है मॉड्यूलेशन, इनकोडिंग, लाइन डिसिप्लिन, या मल्टीप्लेक्सिंग, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए मैं आप लोगों की तरफ से जानना चाहता हूं। देखिए सोचिए क्या बताया था मैंने पिछली बार आप लोगों को। जी हाँ, मल्टीप्लेक्सिंग। जी हाँ, बिल्कुल सही, मल्टीप्लेक्सिंग इसका सही उत्तर है, मल्टीप्लेक्सिंग। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वो पूछ रहा है ध्वनि के पुनर्उत्पादन के लिए एक सीडी या एक कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर, जो एक सीडी प्लेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, डैश का उपयोग करता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि ध्वनि के या ऑडियो के पुनः दोबारा रिप्रोड्यूस करने के लिए एक सीडी प्लेयर किसका उपयोग करता है। आइए अपने ऑप्शंस मंगवा लेते हैं, और हमारे सामने ऑप्शंस में आता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल का, टाइटेनियम निडल का, लेजर बीम का, उसके बाद बोरियम, टाइटेनियम, सेरेमिक है, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए सीडी प्लेयर है, हमें मालूम है कि वो लेजर का इस्तेमाल करता है, तो सही उत्तर जो यहां पर आता है वो आता है लेजर बीम के रूप में। आइए इसका सही उत्तर जांच लेते हैं, लेजर बीम। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वो हमसे पूछ रहा है कि एमडीआर या मेमोरी डेटा रजिस्टर डैश रखता है। देखिए कुछ अगर 5 या 6 एसटी पहले की बात करें तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रजिस्टर्स पर पूछा गया है, पीओ के लिए भी इंपॉर्टेंस रखता है। देखते हैं इसका ऑप्शन जो है उसमें क्या क्या हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध है। हमारे पास ऑप्शन में उपलब्ध है सेगमेंट नंबर, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, ट्रांजिस्टर की संख्या, कंट्रोलर की संख्या, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखिए अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो इसके बारे में पहले बता चुका हूं, इसका सही उत्तर आपको मालूम है। सोचिए क्या वो ट्रांजिस्टर की संख्या है, क्या वो कंट्रोलर की संख्या। चलिए 1, 2 और 5 को हटा देते हैं, तो क्या वो ट्रांजिस्टर की संख्या है, कंट्रोलर की संख्या है, क्या है वो? सोचिए, याद कीजिए। जी हाँ, वो है ट्रांजिस्टर या कंट्रोलर। ट्रांजिस्टर, जी हाँ, ट्रांजिस्टर की संख्या बिल्कुल सही उत्तर है, ट्रांजिस्टर की संख्या। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न याद होगा, ये याद रहा होगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज के एससी डिस्कशन में सिर्फ इतना ही। आप हमारे mahindraguru.com पर कमेंट कर सकते हैं और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि है www.youtube.com/c/Mahindra Guru videos. Your success is our success. Thank you.